स्वागत है दोस्तों यूपी डीएलएड 2020 फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज चल रही थी। दोस्तों इस स्पेशल सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले शैक्षिक प्रबंधन एवं शांति शिक्षा से संबंधित 2 वीडियो आए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट जो आज हम आप वीडियो देख रहे हैं ये सामाजिक अध्ययन का रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये सारे आपको इसमें पता चलेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2016 में पूछा गया है बीटीसी के यानी कि डीएलएड के एग्ज़ाम में फोर्थ सेमेस्टर में। पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? आप उत्तर देख रहे होंगे, आप पहले से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप एक बार सुन लीजिए। आपका अगर नहीं पढ़ा है तो आप अगर पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन ये हो रहा है एक तरह से। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक मुक्त रूप से आप कह सकते हैं, फिर प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल आदि, लकड़ियाँ का भी हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आदि चीज़ें जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक रूप में हमें मिले। ठीक है, प्राकृतिक रूप में जिस पर किसी भी प्रकार का किसी का दबाव ना हो। ठीक है, मिल जाए, हम उनका उपयोग ईंधन के रूप में या फिर संसाधन के रूप में कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, बांध परियोजना से संबंधित। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अगर बांध आपको पढ़ने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। एक उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज करके चलाई हुई है, चल रही थी, उसमें उत्तर प्रदेश के बांध जिलों सहित तो आप मैप के द्वारा आपको समझाया गया है, आप उसे देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूपी टेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी रहती हैं। तो इसमें दिया गया है रिहंद बांध। ठीक है, जो कि सोनभद्र जिले में है। ठीक है, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, आपने एक खबर सुनी होगी 2-3 महीने पहले कि सोनभद्र में सोने के खाने हैं, बहुत बड़ा भंडार है सोने का। तो एक्चुअल में सोना जो पाया जाता है वो सोनभद्र में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन का में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चिपको आंदोलन का जो मुख्य आंदोलन है वन बचाओ अभियान में लगा रहा है। ठीक है, खासकर उत्तराखंड वाले इलाके में। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसमें जब कोई पेड़ काटने आता था तो वहाँ पर जो लोग थे वो पेड़ों पर चिपक जाते थे और उन्हें पेड़ नहीं काटने देते थे। ये मुख्य रूप से एक बहुत ही फेमस आंदोलन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि 2016 में पूछे गए हैं। इसका उत्तर देखते हैं। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, जंतुओं और उनकी प्रजातियाँ, एक विशेष प्रकार के जंतु होते हैं, विशेष प्रकार की उनकी प्रजातियाँ होती हैं, उनकी संख्या भी एक विशेष होती है। तो इसलिए ठीक है, वो स्थान जो होता है वो जैव विविधता के लिए माना जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से, यानी कि खाद्य सामग्री से इन्होंने तुलना की थी जनसंख्या की। ठीक है, माल्थस का अगर आए तो जनसंख्या की तुलना की थी खाद्य सामग्री की। ठीक है, किसी देश, किसी राज्य या फिर किसी जनपद की बात करें तो वहाँ खाद्य सामग्री से कितने वो तुलना करने पर कितनी अधिक है खाद्य सामग्री, कितनी कम है, यही तुलना माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहलाती है। इसके बाद आगे देखते हैं। समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। सूत्र आ गया है इसमें। ठीक है, 2016 का बीटी से अच्छा क्वेश्चन है, समांतर माध्य देख लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए, जो कारण थे 1857 के। ठीक है, इसमें जो कारण दिए हुए हैं, इसमें था ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर कन्फर्म रखा हुआ है। रानी अवंतीबाई कौन थी? अच्छी, रानी अवंतीबाई कौन थी? रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात, यानी कि विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण रामगढ़ को अपने में विलय कर लिया था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या है? ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को हो, आत्मा अजर अमर है, ईश्वर कर्मानुसार फल देता है, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोध करता है। ठीक है, ये सारे कुछ सिद्धांत थे ब्रह्म समाज के। ठीक है, पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? अच्छा क्वेश्चन है, ये आयरलैंड की निवासी थी। ठीक है, उसके बाद अगला, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की और किसको जाता है इसका श्रेय? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वह यह होना चाहिए 1885 में डॉक्टर ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम बताइए। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह नामक शुरुआत की गई कि 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसका उत्तर देखिए, इसमें ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं जैसे कि तापमान, वायु दाब, हवा की दिशा, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। ठीक है, जो मानसूनी हवाएं होती हैं, जलवायु होता है, उसमें तापमान में भी परिवर्तन होता है, वायु दाब, वायु दिशाओं, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है? वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% गैस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, वनों का उन्मूलन। ठीक है, भारत का अगला क्वेश्चन, भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ यानी सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है? ठीक है, तो सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ से ये जो स्तंभ है इसी से अशोक, ये अशोक चक्र यानी कि अशोक स्तंभ ये सारनाथ में है, जिससे राज चिन्ह लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश की नदियाँ से संबंधित एक उत्तर प्रदेश विशेष में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ होती हैं वो गंगा, यमुना, करनाली, चंबल, गोमती, रामगंगा, ठीक है, राप्ती, बेतवा। ठीक है, इसमें सिंधु नदी है, सिंधु नदी को जोड़ा गया है, ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है, बहती है, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, सॉरी। फिर उसके बाद गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, यमुना नदी 1376 किलोमीटर, करनाली या घाघरा नदी जिसे कहते हैं यह 1080 किलोमीटर, चंबल नदी 960 किलोमीटर, गोमती नदी 900 किलोमीटर और रामगंगा नदी 690 किलोमीटर। दोस्तों क्रमशः 3-4 नदियों के याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भूस्खलन का क्या तात्पर्य है, भूस्खलन क्या होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, धरातली हलचलों यानी कि धरातली हलचलों जैसे कि पत्थरों का खिसकना या फिर गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। यानी भूस्खलन की घटना किन प्रकार से बताई गई है? पत्थरों का खिसकना अपनी जगह से या फिर उनका गिरना, ठीक है, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें चट्टानें या छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। ठीक है, चट्टानों के छोटे छोटे पत्थर का गिरना अपनी जगह से हटना या फिर मिट्टी का, ठीक है, अपने स्थान से दूसरी स्थान में होना, हो चाहे बाढ़ की वजह से हो या फिर उनके चट्टानों के टूटने की वजह से हो। ठीक है, ये बहाव कई किलोमीटर दूर तक हो सकता है। ठीक है, कई किलोमीटर दूर तक हो सकता है। ज़्यादा देखिए आपको कर्नाटक और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, भारी वर्षा यानी कि भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप के आने से भूस्खलन ज़्यादातर होते हैं। मानव गतिविधियाँ जैसे कि पेड़ों और वनस्पति को काटने, सड़क के किनारे खड़ी चट्टानों को काटने, इसके बाद पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा इन्हें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या होता है? ठीक, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कोयला, प्याज, दलहन, तिलहन का आयात होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पर्यावरण की एक परिभाषा दीजिए। पर्यावरण की एक परिभाषा दीजिए। हर्शकोविट्स के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा दी गई है, पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है। ठीक है, पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है, ठीक है, बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है, जिसके अगर पर्यावरण में कुछ भी हलचल होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव मानव जीवन या फिर प्राणी जीवन और विकास पर पड़ता है। जैसे कि वर्तमान की स्थिति देख लीजिए कि दिल्ली में जब तक कोरोना वायरस था तब तक चल रहा है, जब सब कुछ बंद था तो वहाँ की हवा बिल्कुल स्वच्छ थी, लेकिन वर्तमान स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पर एक आदेश भी दिया गया है कि दीपावली में पटाखों
पटाखे जलाए जाते हैं तो वो कोशिश करें ना जलाएं। अगर जलाते भी हैं तो कम से कम जलाएं। ठीक है, ये स्थिति बनी हुई है। यही सब पर्यावरण रहता है जो एक विशेष प्रकार से प्राणी और विकास पर भी प्रभाव डालता है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थियोसोफिकल सोसाइटी याद रखिएगा, इस वीडियो को सुनते सुनते याद भी कर लीजिए। रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवन बालवास्की। ठीक है, मैडम हेलेन पेट्रोवना बावालास्की बालावास्की। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हो तो आप समझ रहे हैं, आप देख लीजिए वीडियो। ठीक है, पढ़ तो सकते ही हैं आप। उसके बाद देखते हैं और कौन थी इनके साथ में, अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट। ठीक है, कब की? 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम हेलेन पेट्रोवाना और हेनरी स्टील। ठीक है, हेनरी स्टील। ठीक है, याद कर लीजिए, रूस निवासी महिला हेलेन पेट्रोवाना ब्लोवास्की और हेनरी स्टील। ठीक है, याद कर लीजिए, हेनरी स्टील। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, और इसकी भाषा जो थी अंग्रेजी थी। ठीक, इसके बाद देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है? तो फ्रांसीसी, अंग्रेजी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ठीक है, सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, प्रमुख जनजातियाँ 4-5 याद कर लीजिएगा। इसमें जो प्रमुख है, थारू आप याद कर लीजिए। ठीक है, बैगा, पनिया, बुक्सा, खरवार, पनिया। ठीक है, और राजगोंडा। ठीक है, भुइया। ठीक है, और अगर आपको सारी याद हो जाती हैं तो सारी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5-6 काफ़ी रहेंगी आपके लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर अपना। ठीक है, ललितपुर। दोस्तों, खनिज संसाधन से संबंधित वीडियो उत्तर प्रदेश विशेष कर पड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में जाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैप पे समझाया हुआ है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे अगर उसे देखेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित 8-7 वीडियो पड़े हैं और आगे भी इसके वीडियो आएंगे, तो प्लीज़ आप उसे चेक करिए। ठीक है, और समझ जाएंगे लगभग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता। उदारवादी यानी कि शांत स्वभाव के। ठीक है, कौन कौन से? दादा भाई नौरोजी, गो महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये उदारवादी नेता थे। ठीक है, इनका हृदय बहुत जल्दी पिघलता था। ठीक है, आगे देखते हैं, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को आंदोलन क्यों स्थगित किया? ठीक है, कौन सा आंदोलन था भाई? असहयोग आंदोलन। ठीक है, शांतिपूर्वक चल रहा था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौराचौरी गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई। ठीक है, ठीक है, जब गोला बारूद उनका समाप्त हो गया तो उल्टा जिन पर गोलियां चलाई थी उन्होंने पुलिस वालों को उनके थाने में बंद करके आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। ठीक, तो 22 जो पुलिस वाले थे वो भारत की जो अंग्रेज़ थे उनकी जो पुलिस थे या फिर उनकी जो सेना थी उसमें ज़्यादातर इंडियन लोग ही शामिल होते थे। ठीक है, जब यह समाचार गांधी जी को मिला तब उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया। ठीक है, और असहयोग आंदोलन क्योंकि वह हिंसक हो गया था, वो हिंसा बिल्कुल उन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, नमक कानून तोड़ना। ठीक है, जिसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। देखिए, कन्फ्यूजन इनमें लड़कों में ये रहता है, विद्यार्थियों में रहता है कि ये आंदोलन किस प्रकार से अलग है। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज लाऊंगा, एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा जिसमें गांधी जी का पूर्ण योगदान, आपको उनके प्रमुख जो आंदोलन है, ठीक है, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो विभिन्न घटनाएं हुई हैं, वो सारा उस वीडियो में पूरा सार रहेगा। ठीक है, तो आप अगर कोई भी तैयारी करते हैं तो आपको सारी चीज़ें उस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम। ठीक है, गांधी जी ने गाँव में ताड़ी के सभी वृक्ष को काट डालने के आदेश दिए। गांव में जातीय पंचायती से अपील की गई कि अपनी बिरादरी वालों से मदिरा का त्याग का अनुरोध। ठीक है, नमक कानून तोड़ना,
मुख्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ताड़ के वृक्ष को काटना क्योंकि उससे मदिरा बनाई जाती थी, और गाँव को ये भी कहा कि आप मदिरा का सेवन मत करिए, ठीक है, कुछ आगे का काम करें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था, यह पूछा गया 2018 में, ठीक है। भैया आरोप तो बहुत सारे लगते रहे उनके ऊपर, लेकिन जो आरोप था वो ये था, जिन्ना ने गांधी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। मुख्यतः प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधीवादी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। गांधी जी तो भारत के विभाजन के भी समर्थन में नहीं थे, लेकिन जिन्ना जी का बहुत अच्छा एक मास्टर प्लान था जिससे पाकिस्तान अलग भी हुआ, और पाकिस्तान इनके मास्टर प्लान का एक जीता जाता उदाहरण भी है। इसमें गांधी जी को इन्होंने दोष दिया, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में पाकिस्तान कहाँ पर और किसकी उपज थी ये सब सामने आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई। सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक रूप से लाठी से प्रहार किया और 7 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? स्वतंत्र भारत की कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो लिखित संविधान भारत के पास है, ठीक है। मतदान का अधिकार पुरुषों महिलाओं को दोनों को मिला। अंतरिक्ष कार्यक्रम, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना, और बहुत सारे कार्यक्रम आप कह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं UNESCO का पूरा नाम क्या है अंग्रेजी में, लिखिए। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शाखाएं हैं इनके जो फुल फॉर्म है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है नोट तो आप एक काम करिएगा, विकिपीडिया पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पर सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, फाइनल एग्जाम है, अगर ब्रेक लगी तो काफ़ी कुछ छिल जाएंगे आप, ठीक है। इसीलिए सोच समझ कर, हर चीज़ को सोच समझ कर उसका उत्तर लिखिएगा, टाइम है बहुत कम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद पर देखिए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं। तो भारत की स्थिति, उच्चावच भूपृष्ठीय हवाएं, उपरितन वायु धाराएं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान, लहरें, ठीक है। सुनामी भी आप लिख सकते हैं, सुनामी, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं चक्रवातों को और कौन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। चक्रवात, ठीक है। तो चक्रवात को किन किन नामों से जाना जाता है आप देख लीजिए। हरिकेन, टाइफून, विली विलीज, टर्नेडो, ट्विस्टर, ठीक है, ट्विस्टर। इसके बाद देखते हैं पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। एक तो मोतियाबिंद हो जाता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन किन कार्यों में होता है। तो देखते हैं बर्तन बनाने में, ठीक है, अलग अलग तरह की फसल उगाने में, सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में, और कई तरह के काम होते हैं, ठीक है। रिहंद परियोजना किस प्रदेश किस जिले में है? जैसा कि मैंने बताया सोनभद्र और उत्तर प्रदेश जिले में है, ठीक है। रिहंद नदी जिसे रेणुका नदी भी कहते हैं, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए रिहंद बांध, ठीक है, 91 मीटर ऊंचा है, ठीक है। दूसरा उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला बांध जो सबसे ऊंचा है वो रामगंगा पर स्थित है, 128 मीटर का, ठीक है। सबसे ऊंचा रामगंगा बांध है, ठीक है, याद, रामगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख बांध है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये बांध से संबंधित तो काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश विशेष में जाकर बांध से संबंधित, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध से संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी कौन थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी उग्रवादी दल के नेता, उदारवादी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ? ये गांधी जी के गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की। 1915 में इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, भारत सेवक समाज, इसको याद रखिएगा, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा हुई। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ, ठीक है, जिसे सांप्रदायिक पंचाट में
दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए निर्वाचन के। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, प्रथम में नहीं लिया था, द्वितीय में लिया था, और भारत की तरफ से डॉक्टर भाई अम्बेडकर ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाया और सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक राष्ट्र जिसमें मुस्लिम लोग रहेंगे जो पाकिस्तान होगा, एक जहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहेंगे वह हिंदुस्तान होगा। ठीक है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन आंसर, देखिए क्वेश्चन आंसर में अपना एक भाव होना चाहिए। अगर आप खुद अपने भाव से नहीं लिख रहे हैं, अगर रट्टू तोता बनकर लिख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपके लिए ठीक भी हो सकती हैं, कुछ नहीं भी। ठीक है, इसलिए अपना भाव ज़रूर होना चाहिए प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। अगला प्रश्न जनगणना से संबंधित है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात, तो 1000 पुरुष में 943 स्त्री, यानी कि ये लिंगानुपात है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इसको देखकर बताइएगा ये सही है या गलत। ठीक है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा। ठीक है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। निम्न राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश। पहाड़ी एरिया है, वनावरण भी काफ़ी ज़्यादा है, वन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है इस एरिया में। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो 68.8% है। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? राजस्थान में। किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक? तो केरल में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति हज़ार कितनी है? जन्म दर 21.8 प्रति हज़ार, मृत्यु दर 7.1 प्रति हज़ार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता 73% है, जिसमें स्त्रियों की साक्षरता 64.6 तथा पुरुषों की साक्षरता 90.8। दोस्तों ये भी चेक करने वाला क्वेश्चन है। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति हजार जनसंख्या में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कही जाती है। इसके बाद मृत्यु दर क्या होती है? तो प्रति हजार जनसंख्या में जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु जिन बच्चों की हो जाती है उसे प्रति व्यक्ति संख्या कहते हैं मृत्यु दर की। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई? तो सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। ठीक। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खां, ठीक है, जिसका पहले नाम था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसे कि पहले क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को नरम दल के दो नेताओं के नाम बताइए। नरम दल, ठीक है, या फिर उदारवादी। ठीक है, यानी कि जो दिल से काम लेते थे, ठीक है, सोचते समझते थे, उदारवादी नेता यानी नरम दल के। तो इनमें कौन थे? जो बताया दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्र, पृथ्वी चंद्र राय। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो न्यूयॉर्क में की गई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है।